तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 19 एनआईटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो लेक्चर नंबर 2 साउंड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कल वाली चीज़ें बहुत कुछ आपको समझ में आ गई थी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी आज समझाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं देखो लंबे लंबे टॉपिक्स नहीं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर लंबे लंबे चीज़ें रखता हूँ तो आपको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत आती है। और साउंड इज टोटली विजुअलाइजेशन चैप्टर की, जितना विजुअलाइज करते हो, जितना फील लेते हो, उतना ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं हर एक चीज़, और जो चीज़ रह जाती है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अगली वीडियोज़ में आपको हर एक चीज़ें, हर एक टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में नहीं है, मेक श्योर आप बेटा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। रैंकर्स NTSC 2023। ठीक है, आप जिस ईयर की तैयारी कर रहे हो और जिस प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे हो, बस सेम थिंग आपको मैच करनी है। आपको आपका टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये यहाँ पे सारी चीज़ें पहले तो आपको फ्री मिल रही है, कुछ भी पेड वाली व्यवस्था नहीं कि आपको वहाँ पे कुछ पेड देना है। तो जो भी क्लासेस की नोटिफिकेशन या फिर कुछ अपडेट्स वगैरह हो गए, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता जाएगा। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। आपके ही प्यारे ऐप है, आपका ही एक अलग सा प्लेटफॉर्म है, दैट इज आपका ऐप है रैंकर्स NTSC ऐप। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? सेम जगह भाई जहाँ से आप गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो, वहाँ से डाउनलोड करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री दी गई हैं जो आपकी NTSC की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगी। तो उन चीज़ों का पहले फ़ायदा उठाइए, उनको समझिए अच्छे तरीके से, उनको फील लीजिए, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप पेड अपॉर्चुनिटी भी लेनी चाहते हैं तो दो चीज़ें आपके पास है, टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप है। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप लेते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूडेड मिलेगी टिल स्टेज 1, तो उसके लिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। इसमें आपको कुछ पार्ट टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, पहले आपको कुछ पार्ट टेस्ट मिलेंगे, कुछ मिनिमम चैप्टर्स के थ्रू, 3-4 चैप्टर्स के थ्रू हर सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद आपके फुल टेस्ट भी आपको प्रॉपर मिल रहे होंगे। तो दोनों थिंग्स का फायदा उठाइए अच्छे तरीके से और जम के टेस्ट दीजिए और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। पर्सनल मेंटरशिप का सिर्फ एक मतलब है यार कि आपको एक शेड्यूल्ड टाइम टेबल आपका हर वीक का आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपकी हर वीक में जूम मीटिंग्स भी हो जाती हैं। तो दो फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो ऐप डाउनलोड करिए, ऐप से ही जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ बातें हम लोगों ने कर ली थी। पहले टाइप्स ऑफ मोशन से शुरुआत करी थी, वाइब्रेटरी मोशन, एक्सीलरेटरी मोशन अच्छे से समझा था, वेव मोशन अच्छे से समझा था, वेव को अच्छे तरीके से फील लिया था, टाइप्स ऑफ वेव अच्छे से देखा था। और यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग से, ट्रांसवर्स वेव हमने देखा, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखा, उनकी प्रोपगेशन देखा कैसे होती है, कुछ उनके टाइप्स। अब आज बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ये बेसिकली मैंने कल इसको कराया जरूर था, बट कुछ चीज कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। मैं बोलता हूँ बार बार, आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हो कि भैया ये थिंग मुझे नहीं समझ में आई, तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, उसको फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की वेव आपने सुनी होगी। पहली तो भैया लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जिसकी मैं यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ। आगे चल के हम लोग ट्रांसवर्स की भी बात कर लेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर इसकी मैं आपसे पूछूं भैया प्रोपागेशन आप कैसे पहचानोगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर ट्रांसवर्स वेव है, अगर आपको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए दे देता हूं, तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस? सिंपल से प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भैया? हम पार्टिकल की मोशन देखेंगे पहले। क्या करेंगे? पार्टिकल की मोशन देखेंगे। ठीक, अगर अगर पार्टिकल की मोशन पैरेलल है किससे? पैरेलल है किससे भैया? किससे भैया? वेव की प्रोपागेशन से। वेव की प्रोपागेशन से, देन सिंपली वी कैन से दैट दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इट मींस कि पार्टिकल इधर इधर मूव कर रहा है, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में वेव की प्रोपागेशन हो रही है। तो दोनों पैरेलल एक दूसरे से हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस साउंड की बात करें, हम अगर साउंड की बात करते हैं, तो मैंने एग्जांपल बताया था, साउंड इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे आप बोल रहे हो, अपने माउथ के थ्रू बोल रहे हो, तो वो भी एक क्या है भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब आप यहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हो, जो एयर के मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हुए आगे आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो एयर के मीडियम्स क्या कर रहे हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट करके हमारी वाइब्रेशंस को आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हमारी वोकल कार्ड होती है, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो साउंड हम प्रोपागेट कर पाते हैं, हम जो बोल पाते हैं, हम अपनी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर बोल पाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगी होती हैं, जैसे आप बोलते हो तो वो वाइब्रेट करती हैं। ड्यू टू दैट हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं वोकल कॉर्ड्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ह्यूमन कैसे बोल पाते हैं। ह्यूमन ये वोकल कॉर्ड की वजह से बोल पाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात?
ये क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, ड्यू टू दैट हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब यहाँ पे स्पीकर एक हमने मान लीजिए लगाया एग्जांपल समझने के लिए, तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फील लेते हैं। मान लीजिए अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, इस तरीके से अरेंज्ड है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा मजा आ जाएगा। ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे साउंड लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से साउंड आपने लगाया हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं भैया, साउंड लगाया हुआ आपने, साउंड बजा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा आगे उठ के जाएगा, फिर ये वाला आगे उठ के जाएगा। देखो ये वाला पार्टिकल यहीं पर था, ठीक, ये भाई साहब जो बीच वाली लाइन वाले हैं ये कहाँ गए, आगे उठ के चले गए, तो ये गए इसके पास, जो ये वाली लाइन थी अपनी आगे वाली, देखिए ध्यान से, इसके पास आ गए, ठीक। मतलब पहले इन्होंने क्या किया होगा, ये गए होंगे इनको टक्कर मारे होंगे, ये जाएंगे इनको टक्कर मारेंगे। जब ये गए होंगे इनको टक्कर मारने, इनकी ये वाली स्पेस क्या होगी, लगभग फ्री होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, इसे बोलते हो आप रेयर फ्रैक्शन। और जहां पर ये बहुत मीडियम के पार्टिकल क्लोज क्लोज आपको दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन। और यही दो चीजें समझनी है कि जब साउंड हमारी ट्रेवल करती है वो दो फॉर्म में ट्रेवल करती है, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन का मतलब जहां पे पार्टिकल्स बहुत बहुत नजदीक होंगे, तो ये कॉम्प्रेशन वाला पार्ट, इधर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट यहाँ तक कॉम्प्रेशन बन रहा है, बीच में ये रेयर फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। ये रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ऐसे ही जब भी हम बोल रहे हैं हमारी जो साउंड है वो सेम फॉर्मेट में क्या हो रही है, प्रोपागेट हो रही है एक जगह से दूसरे जगह तक। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। फॉर्मेशन, अगर मैं कॉम्प्रेशन की बात करूं तो ये है क्या, एक्चुअली मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत क्लोज हैं, मतलब इनकी जो डेंसिटी होगी यहाँ पर क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी, ठीक है। मीडियम के पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होंगे। और रेयर वाले में बोलूंगा कि लो डेंसिटी होगी, बोलो लो डेंसिटी होगी, ठीक है। सेम आज अगर प्रेशर वेरिएशन की बात करूं तो कॉम्प्रेशन में क्या होगा भैया, हाई प्रेशर, क्योंकि बहुत पास पास है, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत पास पास है। और रेयर फ्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पे लो प्रेशर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों को दिखाने का तरीका है। ये चीज समझ में आ गई कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे चलती है, किस फॉर्मेट में चलती है। इतनी बात अगर आगे समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको जरूर समझ में आ गई कि जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जितनी भी तरीके के आप साउंड सुनते हैं, वो वेव कैसी, लॉन्गिट्यूडनल, वो सिर्फ एक फॉर्म में ट्रेवल करती है, कैसी, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, बस दो फॉर्मेट में। कॉम्प्रेशन जब पार्टिकल ट्रांसफर करने अगले वाले पार्टिकल को टक्कर मारने गया होगा, तो जब क्लोजनेस होगी पार्टिकल्स की उसे हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं, कॉम्प्रेस हो गई है। जब क्या होगी भाई, क्लोजनेस हट जाएगी, रेयर फ्रैक्शन होगा, रेयरनेस होगी, वहां पे दूर दूर पार्टिकल्स होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन। क्लियर बात, चलिए आगे। कॉम्प्रेशन देख लीजिए कैसे रीजन से, तो कॉम्प्रेशन आर रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर जहां पर होगा, जैसे ये वाला रीजन क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, ठीक, जिसे हम हाई प्रेशर भी बोल सकते हैं, हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और आपको देखने में फील आ रहा होगा, हाई प्रेशर। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, लो प्रेशर रीजन या फिर लो डेंसिटी रीजन, ठीक है। प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन सेम है, ठीक। डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी, आपको बात पता होगी, ठीक है। एंड डेंसिटी वेयर एज पार्टिकल आर क्राउडेड एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ कर्व, इसकी मैं बात अभी आपसे करूंगा, जिसे हम क्रस्ट से दिखाते हैं, अपर पार्ट। रेयर फ्रैक्शन की बात करूं तो रेयर फ्रैक्शन क्या है भैया, ये वाला पार्ट जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, लो प्रेशर होगा एंड लो डेंसिटी होगी, पार्टिकल आर स्प्रेड आउट, दूर दूर है, रेयरली प्रेजेंट है, रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ कर्व कॉल्ड ट्रफ। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मान लीजिए वेव की प्रोपगेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले आप एक बार यहाँ पे फील ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको, लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर नहीं बनती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ स्ट्रेट लाइन बनाने का। चलिए स्ट्रेट लाइन मैंने बहुत कोशिश करी है, ठीक है। इतना अगर बन गई अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे पहली चीज, मान लीजिए अगर पार्टिकल जब पास पास होंगे, ठीक, ये पास पास है, ये किसको दिखा रही है, हाई डेंसिटी को दिखा रही है। या तो आपकी देखो डेंसिटी वेरिएशन आप दिखाते हो, यहाँ पर डेंसिटी वेरिएशन दिखाते हैं, या फिर आप प्रेशर वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट, कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ उसके रिस्पेक्ट में, ठीक, जब आप ग्राफ पे दिखा रहे हैं। तो देखो जब भी आपकी रेयर फ्रैक्शन होगा उसको हम किस पार्ट से दिखाएंगे, इस कर्व से दिखाते हैं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ठीक, तो ये इस तरीके से कर्व बनेगा। यहाँ तक अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखो रेयर फ्रैक्शन बीच वाला पार्ट है, कॉम्प्रेशन वो वाला पार्ट है, रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन।
तो जब भी आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आपको जो अपर पार्ट होगा, इस तरीके का अपर पार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, बट कोई बात नहीं। हम जब वेव दिखाएंगे, देखिए रेयर फ्रैक्शन आएगा तो लोअर वाला पार्ट होगा, किसमें भैया, किसमें, किसमें, ध्यान से रखिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रफ। जो एकदम मिनिमम नीचे का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे ट्रफ बोलते हैं, और इस वाले हाईएस्ट अब पॉइंट की, इस लाइन के अब पॉइंट का क्या बोलते हैं, इसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेस्ट किस में आएगा, कॉम्प्रेशन में आएगा, और रेयर फ्रैक्शन में ट्रफ आएगा। फिर से आप अगर रेयर फ्रैक्शन बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, कॉम्प्रेशन इस तरीके से बनाएंगे, फिर से रेयर फ्रैक्शन इस तरीके से बनाएंगे, तो ये प्रोपागेशन ऑफ वेव या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव आप इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो प्रोपागेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन इधर की तरफ है, देखो वेव किधर चल रही है, इधर की तरफ चल रही है, तो हमारी भी प्रोपागेशन ऑफ वेव इधर की तरफ है। बेसिकली आप जब भी मैं इस तरीके से आपको कोई ग्राफ दिया जाएगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, तो यहाँ पर आपकी जो ये वाला पार्ट है वो किसको दिखाएगा, कॉम्प्रेशन को दिखाएगा, और ये वाला पार्ट किसको दिखाएगा, रेयर फ्रैक्शन को दिखाएगा। ये फिर से किसको दिखाएगा, रेयर फ्रैक्शन को दिखाएगा। ये वाला पार्ट किसको दिखाएगा मेरे भाई, कंप्रेशन को दिखाएगा, ठीक है। ये फिर से किसको दिखा रहा होगा, रेयर फ्रैक्शन को। अगेन अगर आगे बनता है तो ये किसको दिखा रहा होगा, रेयर फ्रैक्शन, सॉरी कंप्रेशन को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब आते हैं ट्रांसवर्स वेव की। देखो ट्रांसवर्स वेव भाई इस तरीके से आपकी चल रही है, अगर मैं बात करूं इनकी, ठीक है, इनको बता रहा हूं, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं जीरो डिस्टरबेंस लाइन। मतलब जब ये लाइन क्या है भैया, उस केस में भी जीरो डिस्टरबेंस लाइन आप इसको बोल सकते हो, जीरो डिस्टरबेंस लाइन। मतलब देखो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो जीरो डिस्टरबेंस लाइन। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। जब मान लीजिए एक केस समझिए, मान लीजिए मैं साउंड प्रोपागेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए मैं साउंड प्रोपागेट नहीं कर रहा हूँ। जीरो डिस्टरबेंस लाइन किसको दिखा रही है, नो साउंड, जब साउंड नहीं हो, ठीक है, नो साउंड वाली। जैसे मैं अभी शांत हूँ, ठीक, तो मेरे जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो एकदम रिलैक्स्ड मोड में होंगे, जैसे बैठे होंगे। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ फिर वो मीडियम के पार्टिकल यहाँ से आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, है ना। अगर आपको अंदाजा लेना भाई, आप बोल के आगे देखो, अपने हाथ लगा लो, तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन थोड़ी बहुत आपको महसूस होगी आपके हाथ पे। तो वाइब्रेशन आप जनरेट करो। जब आप नहीं बोल रहे हो उस केस में जो मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन होगा, वो जीरो लाइन डिस्टर्बेंस दिखा रहा होगा, ठीक है, जीरो डिस्टर्बेंस लाइन। और जैसे ही आप डिस्टर्ब करते हो तो कॉम्प्रेशन वाला पार्ट ऊपर और लॉन्गिट्यूडनल वाला नीचे। अब यहाँ पर देखिए इस पार्टिकल को ही अगर हम पकड़ते हैं, इनकी इनकी बात करते हैं, ये मैक्सिमम एक बार ऊपर जा रहे हैं, मैक्सिमम एक बार नीचे आ रहे हैं। तो ये जहां पर बीच में होंगे, ये वाली लाइन जो आपकी है ना, जहां पर ये बीच में होंगे, इसके ऊपर जा रहे हैं, इसके नीचे आ रहे हैं, यही बीच वाली पोजीशन किसको दिखाती है, जीरो डिस्टर्बेंस लाइन को दिखाती है। और यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड वेरिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड या फिर आप, हाँ, एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी वेरिएशन तो थोड़ी सी चेंज आपको दिखेगी, कि जब वो जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, मतलब ये वाली पोजीशन अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी तरीके से जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, तो ये कब होगा, जब वो भाई हम साउंड, नो साउंड के केस में होगा। ये वाला केस कब आएगा, ये लाइन जब नो साउंड आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, नो बेसिकली नो वेव, ठीक है, साउंड तो फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, नो वेव। वाटर वेव की बात कर लेते हैं भाई, नो वेव, जब वेव नहीं प्रोड्यूस होगी उस केस में ये लाइन होगी। अब मान लीजिए पार्टिकल है, देखिए ये पार्टिकल है, ठीक, ये क्या कर रहा है, इधर इधर भाग रहा है ऊपर नीचे, और वेव कहाँ भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तभी तो ट्रांसफर्स होगा। जब पार्टिकल यहाँ होगा फिर पार्टिकल यहाँ होगा, देखो पहले पार्टिकल भाग के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो जितनी दूर ऊपर मैक्सिमम गया, ये ऐसे, ये भाग के ऊपर गया, भाग के ऊपर गया, मैक्सिमम गया, फिर नीचे आया, फिर इसी तरीके से नीचे आया, फिर भाग के ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक। अब देखो ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट, आप जितना मैक्सिमम ऊपर गए हैं, जिसे हम फिर से क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोपागेशन ऑफ वेव देख पा रहे होंगे, ऊपर सेम नेचर में हो रही है, एक वेव, वेवी फॉर्म है, वेवी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, दिखाने का तरीका होता है वेव को, ठीक है, वेवी फॉर्म। और ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है कि मैक्सिमम नीचे कितना जा रहा है, मैक्सिमम, इसे जीरो डिस्टर्बेंस लाइन के नीचे। देखो यहाँ से पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन लो, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, ऊपर वाली पोजीशन ये दिख रही है, नीचे वाली पोजीशन ये दिख रही है, ठीक है। सेम यहाँ पर इसको आप फिर से क्या बोलते हो, ट्रफ बोलते हो, और उसको क्या बोलते हो, क्रस्ट बोलते हो। बस इतनी बात, इतनी सी बात। ये पार्टिकल की वेरिएशन है। देखो पार्टिकल मान लो यहाँ पे था, मतलब जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, ये ऊपर गया होगा तो ये वाला फॉर्मेशन, जब जा रहा होगा ऊपर तो ये ग्राफ बन रहा होगा, फिर ऊपर से देखो
यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब है, जब पार्टिकल 0 से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ मैक्सिमम से नीचे आया, फिर नीचे जब आओगे तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मैक्सिमम तक गया, फिर मैक्सिमम से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब 0 से मैक्सिमम नीचे तक आ रहा है, और नीचे से जब 0 डिस्टर्बेंस लाइन जा रहा होगा, तो उसके बाद वाली फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही होगी। तो ये पूरी की पूरी वेव है, इस तरीके से आप दिखाते हैं। और इसमें क्या बनता है, क्रेस्ट बनता है और ट्रफ बनता है। उसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बन रहा था, इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहा था। तो ये वेव की फॉर्मेशन से आप देख सकते हैं कि कितने पार्टिकल कितने ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे जा रहे हैं। जो सबसे ऊपर गया वो क्रेस्ट वाली पोजीशन होगी उसकी, कितना मैक्सिमम नीचे गया वो क्या होगा, ट्रफ वाली कंडीशन होगी उसकी। क्लियर बात। चलिए एक बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इसको मैं आगे और आपको दिखाऊंगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट है एक ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक, इसका काम क्या होता है, आप अपने लैब में देखोगे, आप अपनी स्कूल्स की लैब वगैरह में इस चीज को देखोगे, ये इस तरीके से आपको दिखाई जाती है ट्यूनिंग फॉर्क। इनका काम क्या होता है, स्पेशल टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है। इनको आप क्या करते हो, फटाक से ऐसे टेबल पे मार लोगे, कहीं पे भी मार लोगे ताकि वाइब्रेट करें। और ये वाइब्रेट करती हैं तो कैसे झन्नाती हैं, ये इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर आगे पीछे होती हैं। ड्यू टू दैट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और ड्यू टू दैट ये क्या करती हैं, साउंड साउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है, साउंड क्रिएट करती हैं। और साउंड क्रिएशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में साउंड को आगे की तरफ भेज रही हैं। तो इनका काम है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करना, वो मैं बताऊंगा कितना होता है और क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है भाई, किस तरीके से आप देखते हो। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ट्यूनिंग फॉर्क अभी देखा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मानिए मैं स्पीकर कोई लगा के रखा हूँ, इस तरीके से मैं स्पीकर कोई लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब ये जैसे ही बोलेगा, मान लीजिए मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से मीडियम के पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। ठीक, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, एक बार समझ जाओगे तो फिर काम हो जाएगा। देखो ये, हाँ, अब देखो जैसे ही मीडियम के पार्टिकल्स स्टार्टिंग में देखोगे तो थ्रू आउट द मीडियम ऐसे ऐसे फैले होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कहीं पर भी ना ज़्यादा कहीं पर भी कम। अब जैसे आप यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो मीडियम के पार्टिकल क्या होंगे, देखो मान लो इस तरीके से कुछ होंगे भाई, एक बार तुम फील ले लोगे ना, खत्म हो जाएगा काम। ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मैंने यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट किया, ये क्या है, वाइब्रेशन मैंने क्रिएट किया, एक जगह पर वाइब्रेशन डाला, तो इसके पार्टिकल के पास क्या होगी, एनर्जी, ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ठीक, हर पार्टिकल क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है अपनी ही पोजीशन पर, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। अगर कोई पूछ देता है कि क्या वेव के पार्टिकल एक्चुअली, मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपगेशन में एक्चुअली एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो अगर बोल दिए हाँ तो बहुत मार खाओगे, ये चीज बहुत गलत हो जाएगी। एक्चुअली वो नहीं जाते हैं, वो सिर्फ आगे पीछे होते हैं। इसका फॉर्मेट भाई, अब यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा अगले उसी मीडियम का, ये क्या करते हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, ये आगे गए, इनसे टकराए, इनको आगे की तरफ धक्का दे दिए, आगे ये गए, इनको इनसे मिले, ये इनको धक्का दे दिए, तो ये आगे पीछे चलता रहता है। ये आगे वाले को धक्का देके फिर ये वापस आ जाएंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे। जब आप बोल रहे हो तो देखो पार्टिकल जहां था वहीं रहने की कोशिश करेगा। जैसे आप अपने घर पे थे तो आप अपने घर पे ही रहने की कोशिश करोगे, दिन भर चाहे जहां घूमो फिरोगे, आ जाओगे वापस शाम को घर पे ही। तो वही सेम कंडीशन है, ये दिन में गए आगे की तरफ घूम के, फिर आए अपने घर पे, फिर पीछे की तरफ घूम के, फिर अपने ही घर पर आ गए। ठीक है, आप देखोगे आप साउंड बोलते हो तो यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे वाले को नहीं सुनाई दे रहा है, वो मीडियम के पार्टिकल हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब मैं इनको टक्कर मारूंगा, ये पीछे की तरफ भी मारूंगा, इधर भी, ये इधर की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चारों डायरेक्शन में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही जब साउंड प्रोपागेट होती है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्मेट में साउंड की प्रोपागेशन होती है मेरे भाई। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ लेते हैं। बेसिकली ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते हैं, सम बेसिक एलिमेंट मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, सम बेसिक एलिमेंट जिनको आपको जानना है। फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑफ साउंड, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। तो जिसमें सबसे पहला हमें जो समझना है वो टाइम पीरियड के बारे में समझना है, फिर वेव लेंथ के बारे में समझना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में समझना है, एम्पलीट्यूड के बारे में समझना है, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में समझना है। तो एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें। नहीं समझ में आ रही बता दो, क्या चीजें मैं और कर सकता हूँ वो मैं पूरी करूंगा। ठीक है, चलो टाइम पीरियड की बात करता हूँ। देखो पहले मैं एक बार ऑक्सीलेशन आपको समझा रहा हूँ।
ठीक, ऑक्सीलेशन समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये मैं कोई एक इस तरीके से पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है भाई, हमारा एक लेंथ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, एक बार यहाँ जा रहा है, ठीक, फिर ये वापस यहाँ आ रहा है। देखो ध्यान से, ये एक बार कहाँ गया, यहाँ गया। आप एक काम करो, अपने घर पे ये काम कर सकते हो, एक धागा ले लो, ठीक, एक धागा ले लो, उसमें कुछ बांध के लटका के यहाँ छोड़ दो। देखो ये ऐसे 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 जाएगा। वो क्या कर रहा होगा, इस मीन पोजीशन, ये वाली बात क्या होती है, मीन पोजीशन, जिसके अबाउट वो बार बार अपनी मोशन को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होगा। देखो एक बार ये कहाँ गया, मैंने अगर इसको इधर की तरफ खींच के छोड़ दिया, ठीक, जैसे आप एक धागा बांध लो, अभी तो मेरे पास तुरंत नहीं मैं दिखाता, पक्का मजा आता, वैसे दिखाऊंगा जरूर आपको टाइम पीरियड एक्चुअली क्या होता है। मैं अगर धागा इधर से बांध के यहाँ से छोड़ देता हूँ, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो एक्चुअली में होता क्या है, जब देखिए जब ये वाला कांड हुआ, ठीक है, जब इस तरीके की बात हुई, तो ये जब यहाँ गया, मीन पोजीशन पर पहले था, मैंने इसको खींचा, यहाँ छोड़ा, ठीक, ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये कंप्लीट एक एक मोशन कर रहा है, एक कंप्लीट मोशन, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन जिसे हम बोलते हैं, एक कंप्लीट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। इसका क्या मतलब है, देखो पार्टिकल की बात करूं, पार्टिकल यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर पीछे की तरफ, फिर यहाँ आई होगी। देखो ये पहले आगे जाएगी, वाइब्रेशन का क्या मतलब है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, तो उसके बीचों बीच देखो इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसके बीचों बीच ये मीन पोजीशन होगा, तो एक बार आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, तो एक बार आगे गया, फिर यहाँ आया, फिर पीछे गया, फिर इसी पोजीशन पे, तो ये वाली पोजीशन। अब देखो जहां से आप क्या बोलते हो, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, फ्रॉम वेयर मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, हम वहां पर क्या बोलते हैं कि वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो गई है। देखो यहां से पहले, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर पीछे आया, फिर यहां आया। अब अगर यहां से फिर से वो इस पोजीशन से फिर से आगे जाता है, तो क्या सेम वर्क नहीं रिपीट कर रहा है, सेम मोशन नहीं रिपीट कर रहा है, सेम पाथ को वो फॉलो कर रहा है, अब रिपीटेशन होने जा रही है। तो सेम थिंग, यहां से यहां गई, फिर वापस आई, फिर पीछे गई होगी, फिर वापस आई होगी। अब अगर आगे जाती है तो वो फिर से पुराना वाला काम रिपीट कर रही है। तो ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन, इसको एक ऑक्सीलेशन लगता है, और जब कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है, मतलब पार्टिकल को यहां से यहां गई, यहां से यहां आई, यहां से फिर यहां आई, और यहां तक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगे, उसे ही हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है, टाइम पीरियड, वो हम कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं एसएचएम पार्ट में कराऊंगा अगर ये होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट की जो होती है, यूनिट किस में होगी, यूनिट इज सेकेंड, ठीक, हम सेकेंड में बेसिकली निकालते हैं, ठीक है। चलिए किसी भी चीज की आप करेंगे, टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, ऐसा आप बोलोगे। वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जितना पार्टिकल टाइम लेता है उतना ही। जैसे मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि आप मान लिए, आप देखो यहाँ पर आप क्या थे, ये आप थे, ठीक है, यहाँ आपका घर था, ये आपका स्कूल है, ठीक, स्कूल, ये आपकी क्या है, कोचिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप स्कूल गए, फिर स्कूल से आप घर की तरफ आए रास्ते से होके, फिर आप कोचिंग गए, कोचिंग से फिर घर आए। अब ये देखो, आप जैसे फिर से आपसे बोलूंगा स्कूल जाना है, तो आप जो जर्नी सुबह स्टार्ट की थी स्कूल जाने वाली, क्या वो जर्नी फिर से रिपीट होगी। आपका काम इतना ही है कि आप ये क्या भैया, होम है, ठीक, होम। अब होम से आप स्कूल जाइए, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से होम। तो जब आप होम से स्कूल गए, स्कूल से फिर होम वाले घर पे आए, फिर घर से बैग पटका आप कोचिंग गए, कोचिंग से फिर होम आए। अब अगर मैं फिर से आपको स्कूल जाने के बोलूं, तो क्या पहले वाला काम जो आपने सुबह किया था, क्या आप रिपीट करोगे। जब आप काम रिपीट करने जा रहे हो, वही एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होता है। क्लियर है, चलिए आगे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम। देखो हमने बोला कि मान लीजिए पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ, ये क्या भैया, कंप्लीट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, ठीक, समझ में आई बात, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको बोलता हूं कि आप फ्रीक्वेंसी मुझे जरा बताइए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक, जैसे मैं आपकी भी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता हूं, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी पूछ सकता हूं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं 2 घंटे में इतना काम करता हूं, जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन
ऑक्सीलेशंस पर यूनिट सेकेंड। समझ में आई बात कि आप हर सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कर रहे होंगे, यही फ्रीक्वेंसी बताती है, यही फ्रीक्वेंसी बताती है। समझ में आई बात, वही फ्रीक्वेंसी बताती है। ठीक है, समझ में आया। और इसको आप दिखाते किस तरीके से हो, फ्रीक्वेंसी को दिखाने का तरीका एक इस तरीके से आप दिखाते हो। ठीक है, एक म्यू का सिंबल होता है ये दिखाने का, वी और थोड़ा सा ये वाला इसको लंबा कर देना आप, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। इसको आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो, 1 टाइम पीरियड। तो बेसिकली आप देखो, ठीक, यहां से अगर आप देखोगे तो भाई एक ऑक्सीलेशन अगर कर रहा होगा तो 1 सेकेंड में, ठीक है, दोनों जगह की वैल्यू एक एक रख दो, नंबर बाय टाइम पीरियड क्या होगा, कितने सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन हो रहा है, सेम थिंग यहाँ पर रख दोगे। तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकेंड में होगी। ठीक, तो यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हम हर्ट्ज से भी बताते हैं। ठीक, हर्ट्ज से भी बताते हैं और पर सेकंड में भी बताते हैं। ठीक, पर सेकंड, ये सेकंड का -1 हर्ट्ज है ये। अब देखो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा फील लो, जैसे मान लो आप रोटी खा रहे हो। ठीक, रोटी खा रहे हो, मैं आपकी रोटी खाने की फ्रीक्वेंसी पूछता हूँ तो आप बोलोगे भैया 5 मिनट में 10 रोटी, मतलब 10 रोटी पर सेकंड पर मिनट खा रहा हूँ। ठीक, देखो खत्म, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 रोटी आप खा रहे हैं 1 मिनट में। ठीक, या फिर चलो 2 मिनट में आप खा रहे हैं। ठीक, 2 मिनट में। तो अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी बोल दूं तो आप बोलोगे क्या, फ्रीक्वेंसी अगर पूछता हूं आपसे, फ्रीक्वेंसी आपकी पूछता हूं तो देखो क्या बोलोगे कि 10 रोटी कितने टाइम में खा रहे हो। ये यहाँ पे बेसिकली पर यूनिट टाइम लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, यहाँ पर यूनिट टाइम लिख दे रहा हूँ बेसिकली, ज़्यादा मोर सफिशिएंट, मोर ईजी होगा समझने में, पर यूनिट टाइम। ठीक, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू होगा, टाइम पीरियड रखोगे तो ऑक्सीलेशन 1 आ जाएगा। ठीक, अभी मैं उसको और समझा दूंगा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो वरी। देखो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कितने रोटी खा रहे हो, 10 रोटी खा रहे हो, कितने समय में खा रहे हो, 2 में खा रहे हो। तो बेसिकली हुआ क्या कि 5 रोटी और नीचे क्या बचेगा, 1 मिनट। तो क्या मतलब है, 5 रोटी खा रहे हो 1 मिनट में, 5 रोटी पर मिनट आप खा रहे हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, इसको ध्यान से समझते हैं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो अगर टाइम पीरियड क्या था भैया, एक ऑक्सीलेशन जितने में वो करता है, एक ऑक्सीलेशन जितने में वो करता है वही क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 1 हो जाएगा और टाइम कितना लगेगा, तो जितना उसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में 1 ऑक्सीलेशन। ठीक है, 1 ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अगर मैं 1 रख दूं और टाइम पीरियड की वैल्यू t रख दूं तो बात बराबर है, तो 1/t आ जाता है। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम आप बोलते हो बेसिकली। ठीक है, चलो समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की हो सकती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप किसकी बात करो, वाइब्रेशन की, कितना वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहे हैं आप, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन की। और आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन गिवन है, पर यूनिट टाइम कितने टाइम में कितना ऑक्सीलेशन कर रहा है, अगर वो गिवन है बेसिकली। यहाँ पर मैं इरेजर को हटा दूं। ठीक, यहाँ पर टाइम टेकन नहीं लिख दे रहा हूँ, एक कंज्यूम्ड टाइम। ठीक, चलो खत्म कहानी, आगे आते हैं एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज वेव हाइट ऑफ टफ। देखो जैसे अगर मैं मान लूँ ये पार्टिकल आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। ठीक, तो ये मैक्सिमम कितना दूरी गया, यही क्या उसका एम्पलीट्यूड। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक, तो ये अगर वेव में इस तरीके से बना रहा हूँ तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, उसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। और यही किसको बता रही थी, ये क्रेस्ट को दिखा रही थी। तो क्रेस्ट और जीरो डिस्टर्बेंस लाइन के बीच की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड बताती, या फिर क्रेस्ट और ट्रफ एंड जीरो डिस्टर्बेंस लाइन के बीच की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड को बताती है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, टेम्परेचर से भी वेरी करता है, स्पीड ऑफ मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी से भी वेरी करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसकी एम्पलीट्यूड होगी। ठीक है, इसकी वेरिएशन मैं भी कल आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये GIF के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। स्पीड ऑफ साउंड की बात करूँ तो स्पीड ऑफ साउंड इज मोर। देखो स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा फील लेते हैं। मानिए मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गैस की। हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। हमें ये बात हमने पहले पढ़ा हुआ मैटर में
गैस के पार्टिकल्स तो भैया और दूर होते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखो मान लो हमने क्या किया, वाइब्रेशन क्रिएट किया, थोड़ा सा यहाँ पे फील लेना तभी समझ में आएगा। मान लो हमने इस पॉइंट पर वाइब्रेशन क्रिएट किया, तो ये गया तुरंत इनको ट्रांसफर कर दिया, ये गए आगे वाले तुरंत ट्रांसफर किए। तो जो इनको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बहुत फास्ट है, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो बहुत फास्ट हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डेंसिटी इनकी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू दैट मैं जैसे बोल रहा हूँ वो गया फटाक से आगे वाले पे, फटाक से आगे वाले पे, फटाक से आगे वाले पे गया। आप क्या करो इसके लिए फील ले सकते हो कि टेबल के किसी एक कॉर्नर पर आप कान लगाइए, अपने दोस्त से बोलिए बहुत छोटा सा टैप करे दूसरे वाले कॉर्नर पर। आप टेबल के एक कॉर्नर पर कान लगाइए अपना ऐसे, और अपने दोस्त से बोलिए कि दूसरे कॉर्नर पर छोटा सा टैप मारे। देखो बहुत तेजी से आपको साउंड सुनाई दे देगा, ठीक है। और लिक्विड में जब जाओगे उससे भी तेज सुनाई देगा, और उससे तेज भी सुनाई देगा गैसियस में। देखो ऐसा क्यों? अब मान लो यहाँ पर हम करते हैं तो ये इतनी दूर ट्रेवल करेगा, फिर इनको ट्रेवल करेगा, फिर ये सेम थिंग इतना दूर, तब एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्लो होगा, ठीक, एज कंपेयर टू सॉलिड जो आपकी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। गैस भाई इतना दूर पार्टिकल जाएगा, पता नहीं इतनी दूर पे है कि और दूर पे है, जब इतना दूर जाएगा तब। तो इसमें क्या होगा? इसमें स्लोवेस्ट होगा, सबसे स्लो होगा, ठीक, स्लोवेस्ट होगा, ठीक। तो ड्यू टू पार्टिकल इतना दूर दूर है, सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सबसे ज्यादा, और लिक्विड में उससे कम थोड़ा सा, और उससे भी कम गैस में होती है, ड्यू टू दैट क्योंकि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करूं तो साउंड की स्पीड हम क्या लेते हैं? 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यहीं पर अगर हम बात करें कि 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं बात करूं तो 344 मीटर पर सेकेंड हम बात करते हैं साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, है ना, स्पीड ऑफ साउंड। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जब आप मीडियम के पार्टिकल के पास टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर जब उसके पार्टिकल की ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ये तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा होगा, ये इसकी फास्ट वाइब्रेशन कर रहा होगा ड्यू टू हायर टेम्परेचर ऑफ मीडियम। ये आप अगले चैप्टर में जरूर समझेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो यहीं तक कहानी थी आज की, और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क ले लो फटाफट। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ wave if it completes 3 oscillations in 6, सॉरी 6 बोल दूं या फिर 6 सेकेंड, ठीक। चलो इजियर दे रहा हूँ आपको, 6 सेकेंड्स। ये तो पहला हो गया। दूसरे की बात करता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस in 4 seconds if wave has frequency 5 हर्ट्ज, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी कितनी 5 हर्ट्ज है तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 4 सेकेंड, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इतने ही होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करके आना। कल और भी चीजें समझाऊंगा, ठीक है, और कल ट्राई करूंगा 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर है, ठीक है। बाय बाय एंड जय हिंद।